नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री का जो पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान एकीकरण का जो ये हमारा आज लास्ट का पार्ट है, और इसके बाद में राजस्थान एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ही 20 या 30 मिनट का है, तो फटाफट इसको देखो आप। तो राजस्थान एकीकरण में हम जो लास्ट में पढ़ाए थे, हम आपको रियासतों के बारे में बता दिए थे कि किस रियासत में क्या विशेषता है। जैसे एक जो क्वेश्चन बता था नॉर्मली कि किस रियासत में क्या शिकार पर रोक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिखाए थे। तो वो है टोंक, ठीक है, जहाँ पर रोक है टोंक है, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो वो हो गया। तो उसी प्रकार से मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताए थे। तो अब आगे देखो, जो एकीकरण में जो समितियां काम में ली गई थी, कुछ समितियां काम में आई थी, ठीक है दोस्तों। तो उन समितियों में अध्यक्ष कौन था, उन समितियों का काम क्या था, तो दोस्तों आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने नाम सुना होगा, सबसे पहली जो समिति थी, तो लिख दो यहाँ पे समितियां, ठीक दोस्तों। दोस्तों तो पहली समिति थी हमारी, तो पहली समिति क्या थी दोस्तों? के एम मुंशी समिति। क्या दोस्तों? के एम मुंशी समिति। यहाँ मैं लिख रहा हूं के एम मुंशी समिति, ठीक है दोस्तों। के एम मुंशी समिति ने क्या विशेष किया था? के एम मुंशी ने क्या किया था? तो के एम मुंशी ने सबसे पहले तो ये देखो, के एम मुंशी में अध्यक्ष कौन है? खुद के एम मुंशी। उसके सदस्य कितने हैं? एक, खुद के एम मुंशी। तो उसने काम किया, क्या था काम इसने किया था कि मत्स्य संघ का नामकरण किया था। इसने क्या किया था? मत्स्य संघ का नामकरण किया। क्या किया था दोस्तों? इस समिति ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम चरण का नामकरण किया था। अब जो दूसरी है, वो समिति कौन सी है? वह है दोस्तों डॉक्टर शंकर राव देव समिति। इसमें सदस्य कितने थे दोस्तों? तीन। कौन कौन? एक तो खुद हो गया, एक तो स्वयं हो गए डॉक्टर शंकर राव। दूसरा जो सदस्य था, दो सदस्य अन्य कौन कौन से थे? एक तो थे आर के सिद्धवा। क्या था दोस्तों? आर के सिद्धवा। तीसरा जो सदस्य था दोस्तों, वो कौन था? इसमें जो तीसरा सदस्य था दोस्तों, वो था प्रभु दयाल। क्या था दोस्तों? प्रभु दयाल, ठीक है। अब इस समिति का काम क्या था? धौलपुर और एक और है अपने, धौलपुर और भरतपुर। क्या था दोस्तों कार्य? धौलपुर और भरतपुर की जनता कहाँ मिलना चाहती थी? यूपी में मिलना चाहती थी। यूपी में मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी। हुआ क्या? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने निकाला? इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह में विजय कौन रहा? राजस्थान। तो ये धौलपुर और भरतपुर कहाँ मिले आखिर में? राजस्थान में मिले, ठीक है दोस्तों। ये काम था डॉक्टर शंकर राव देव समिति का, काम था कि धौलपुर और भरतपुर की जनता जो है वो भाषाई आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी? यूपी में, ठीक है दोस्तों। लेकिन जनमत संग्रह कराया गया। किसने करवाया? डॉक्टर शंकर राव ने, सिद्धवा ने, प्रभुदयाल ने, ठीक है। और जनमत संग्रह में क्या जो जनमत संग्रह का मतलब है कि जो जिसकी वोटिंग ज्यादा थी, तो वोटिंग राजस्थान वालों की ज्यादा थी, वहां पे राजस्थानी भाषा बोलने वालों की वोटिंग ज्यादा थी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ? ये राजस्थान में विलय हुआ। ये है 2 नंबर की समिति हो गई।
तीसरी समिति जो है, चलो इनको एक बार स्क्रीनशॉट लो, आप फटाफट इनको देखो आप। तीसरी समिति जो है वो कौन सी है? पी सत्यनारायण राव समिति। क्या दोस्तों, उस समिति का नाम क्या है? पी सत्यनारायण राव समिति। दोस्तों ये जो समिति है पी सत्यनारायण राव समिति, इसने क्या किया क्या नहीं किया वो तो हम आगे ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो आप, सबसे पहले इसके सदस्य कौन कौन है? एक तो खुद पी सत्यनारायण, दो सदस्य अन्य और है, कौन है? एक तो क्या है, आई.सी. टेलर, दूसरा सदस्य कौन है, H.C. पुरी। ये तो हो गए इसके सदस्य। अब इस समिति का काम क्या है वो देखो आप। समिति का काम इतना सा है कि सबसे पहले तो इसने क्या किया था, जयपुर को राजधानी बनाई थी, ठीक है दोस्तों। एक काम क्या किया था इसने, जो अपने विभाग थे राजस्थान के मुख्य विभाग, उन विभागों का बंटवारा किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसके काम है क्या, राजस्थान के मुख्य विभागों का बंटवारा। दूसरा काम क्या किया था इसने, जयपुर को राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, यहां तक दिख ही रहा है आपको, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। ये अपनी हो गई 3 समितियां। अब 3 समिति के बाद में हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कहाँ से, कौन सा चीफ कमिश्नरेट कैसे बना कैसे नहीं बना, फटाफट, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब देखो आप आगे, दोस्तों जो आगे है वो अदर फैक्ट्स लिखाऊंगा कुछ 4-5। तो अदर फैक्ट्स में जो लिखो आप फटाफट में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अदर फैक्ट्स जो रिलेटेड है दोस्तों, सबसे ऊंची पोस्ट जो होती थी वो होती थी उस समय कौन सी, गवर्नर जनरल, ठीक है, यानी कि वाइसराय जो भी है लास्ट का। और उसके नीचे जो पोस्ट होती थी वो होती थी एजीजी, ठीक है दोस्तों। तो प्रांतों में जो बैठते थे, हमारे रियासतों में जो बैठते थे वो हमारे कौन से थे, एजीजी, ठीक है दोस्तों। तो एजीजी जो है वो दोस्तों कहाँ है, हमारे एजीजी जो बैठते थे वो थे अजमेर में। राजस्थान के कहाँ बैठते थे दोस्तों, अजमेर में, ठीक है। तो अजमेर में जब एजीजी बैठता है दोस्तों, तो क्वेश्चन यही बनता है सबसे पहले कि अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो ये है अजमेर को, यहां लिख देता हूं, अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश 1832 ईस्वी में बनाया गया। बनाने के बाद में क्या किया दोस्तों, वहां पे एजीजी को अपॉइंट कर दिया। तो सबसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहला एजीजी कौन था। तो प्रथम एजीजी की अगर हम बात करें तो हमारा प्रथम जो एजीजी है वो कौन है दोस्तों, मिस्टर लॉकेट। क्या है दोस्तों, मिस्टर लॉकेट, ये पहला एजीजी है। अब एजीजी अगर यहाँ बन रहा है हमारा जो मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश अगर अजमेर है, तो उसके बाद में हम एक बात ये भी देखेंगे कि अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 2 महीनों के लिए अस्थायी रूप से क्या किया, अपना कौन सा था दोस्तों, नाम याद करो, आबू, ठीक है। तो सॉरी माउंट आबू, ठीक है दोस्तों। तो माउंट आबू क्या किया इसने, अलग से एक
केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो मई व जून के लिए, मई व जून के लिए अस्थायी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था दोस्तों? माउंट आबू। अब दोस्तों इस माउंट आबू को कब घोषित किया गया था केंद्र शासित प्रदेश? वो है 1843। क्या दोस्तों? 1843 ईस्वी में। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हो गए दो क्वेश्चन हो गए, तीन हो गए वैसे, क्वेश्चन एक इसका भी हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप। एक क्वेश्चन ये होता है कि क्रांति के समय हमारा एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी कौन था? तो लिखो फटाफट। क्रांति के समय एजीजी कौन था? ये एजीजी हमारा था दोस्तों कौन? पैट्रिक लॉरेंस। क्या था दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस। ये हमारा हो गया एजीजी। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व हमारे इस राज्य में, राजस्थान राज्य में कितनी रियासतें थी? 19। तो क्रांति के समय कितनी रियासतें थी? 16। ठीक है दोस्तों, ये भी एक फैक्ट होता है क्या कि क्रांति के समय रियासतों की संख्या थी, क्रांति के समय रियासतों की संख्या क्या थी दोस्तों? बताओ। 16। कितनी रियासतें थी क्रांति के समय? 16। फिर उसके बाद में क्या किया गया? इसके बाद में एक छोटा सा कदम उठाया गया कि अपनी जो रियासती सेनाएं हैं उन सबका क्या कर दिया गया था? एकीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको फटाफट एक बार देखो। रियासती सेनाओं का जो एकीकरण किया गया था दोस्तों, वो है रियासती सेनाओं का एकीकरण है। 1 अप्रैल कब का? 1951 या 52? ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 क्या कर दिया गया था? रियासती सेनाओं का एकीकरण कर दिया गया था। जब राष्ट्रीयकरण, यहाँ है राष्ट्रीयकरण। बात वो एक ही है, नहीं एक ही है, बात अलग अलग है। राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो रियासती सेनाएं हैं वो हो गई अब एकजुट। ठीक है दोस्तों, तो एकजुट होने के बाद में ये रियासती सेनाएं हैं उन सबका एक क्या बनेगा दोस्तों? इन सेनाओं का अब एक बनेगा प्रमुख, यानी कि जिसको बोल सकते हैं सेना प्रमुख। ठीक है, तो जो इन रियासती सेनाओं का एकीकरण करने के बाद में क्या बना है? सेना प्रमुख। तो सेना प्रमुख दोस्तों कौन था उस समय? वो था मानसिंह। कौन है दोस्तों? मानसिंह द्वितीय। रियासती सेनाओं का एकीकरण करने के बाद में जो सेना प्रमुख है वो है मानसिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो आगे हम पढ़ेंगे अदर फैक्ट्स में, वो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब अदर फैक्ट्स की आगे बात करें तो हमारे पास में 3 ठिकाने भी थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से ठिकाने थे, कैसे थे? तो देखो, सबसे बड़ा जो हमारा ठिकाना था दोस्तों वो था कुशालगढ़। ठीक है दोस्तों, क्या था सबसे बड़ा ठिकाना? तो आगे देखो आप, सबसे बड़ा ठिकाना
कौन सा था दोस्तों? कुशालगढ़। इस कुशालगढ़ का शासक कौन था उस समय? शासक था दोस्तों हरेंद्र सिंह। ठीक है। सबसे छोटा ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना था दोस्तों, उसका नाम था क्या? लावा। और लावा जो ठिकाना है वो 19 जुलाई 1948 को कहाँ मिलाया गया था? जयपुर में। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो शासक था प्रदीप सिंह। क्या था दोस्तों? प्रदीप सिंह। आगे देखो, तो अन्य एक और ठिकाना बच गया, कौन सा? नीमराना। तो नीमराना को भी लिख ही लेते हैं। तो एक ठिकाना है नीमराना। तो नीमराना का शासक कौन था दोस्तों? नीमराना का उस समय शासक था राजेंद्र सिंह। ठीक है। अब जो आगे में इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि एक महाराज प्रमुख का पद गठित किया गया था चौथे चरण में, और उसी चौथे चरण में उस महाराज प्रमुख के पद को हटा भी दिया गया था। तो वो बात आप लिख लो कि चौथे चरण में महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया तथा उसी चरण में हटाया गया। तो दोस्तों ये महाराज प्रमुख कौन था? ये था अपने महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है। यहां देखो, आप आगे देखो आप, तो आगे लास्ट जो फैक्ट है वो ऐसे देखा है कि एक लास्ट, चलो ठीक है, और भी कोई नहीं बचा है तो कुछ भी नहीं बचा होगा। ठीक है। जो लास्ट फैक्ट है हमारा दोस्तों वो है कि जोधपुर का शासक था हरेंद्र सिंह, सॉरी, जोधपुर का शासक था हनुवंत सिंह। उस हनुवंत सिंह ने क्या किया था? उस हनुवंत सिंह ने ये किया था कि वो जो नवाब था भोपाल का, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी इस योजना को असफल किया। किसने असफल किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद गिरी ने। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे लिखते हैं क्या? जोधपुर शासक हनुवंत सिंह भोपाल नवाब के साथ पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। परंतु क्या सरदार पटेल व गोविंद गिरी ने असफल किया और कहाँ मिलाया? राजस्थान में। ठीक है। ये हो गए अदर फैक्ट्स। अब एक दो और याद आ रहे हैं मेरे को, तो वो देखो अब क्या है। देश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी हैदराबाद। तो यहाँ लिखो आप, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, देश की सबसे बड़ी रियासत क्या है?
हैदराबाद। छोटी रियासत, देश की सबसे छोटी रियासत क्या है? एमपी की रियासत है बिलावर। क्या है दोस्तों? बिलावर, जो एमपी की रियासत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा एकीकरण का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एकीकरण के चैप्टर में सब कुछ मैंने पढ़ाया है, और अगर कुछ भी छूटता है तो मैं आगे क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा इस एकीकरण की। और उस एकीकरण की क्वेश्चन सीरीज में लगभग आपको 60 से 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो लगभग आपके जो धीरे धीरे, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, और तो आपके जो भी छूटे हुए हैं, या आप इनको फटाफट इनको याद करके और उस क्वेश्चन सीरीज में डायरेक्ट आंसर देने की आप कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक है, और हम आगे अगला चैप्टर लेके आएंगे, प्राचीन सभ्यता का होगा। ठीक है दोस्तों।